राधे राधे। आप सभी को नमस्ते, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आधुनिक काल में आज हम देखेंगे राय देवी प्रसाद पूर्ण को। पिछली क्लास में हमने सियाराम शरण गुप्त को देखा था और लोचन प्रसाद पांडे को। तो आज हम देखेंगे राय देवी प्रसाद पूर्ण को और नाथूराम शर्मा शंकर को, दो लोगों को देखेंगे। राय देवी प्रसाद पूर्ण, इनका जन्म हुआ था 1868 में। इनकी अधिकांश कविताएं ब्रज भाषा में मिलती हैं। प्रदर्शनी स्वागत में सामाजिक अवस्था से संबंध 206 छपे और स्वदेश कुंडल का इसमें देशभक्ति से संबंधित 52 कुंडलियां संग्रहित हैं। ये कविताएं सामान्यतः प्रचार मूलक और सुधारवादी हैं। तो इन्होंने स्वदेश कुंडली एक लिखा है, प्रदर्शनी स्वागत में और सामाजिक व्यवस्था से संबंधित रचना, जिसमें देशभक्ति पूर्ण 52 कुंडलियां संकलित हैं। इनकी अधिकांश कविताएं आपको ब्रजभाषा में देखने को मिलेंगी। राय देवी प्रसाद पूर्ण की 1868 में इनका जन्म हुआ था। विषय वस्तु के रूप में स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, पारस्परिक सहयोग, विदेशियों द्वारा धन का अपहरण, भारतीय समाज की अधोगति आदि को ग्रहण किया गया है। तो दूसरी ओर सन 1911 वाले दिल्ली दरबार को भी लिया गया है। यह प्रवृत्ति भारतेंदु मंडल की उस काव्य परंपरा के मेल में है जिसमें देशभक्ति और राजभक्ति दोनों को सम्मिलित किया जाता रहा है। मन मंदिर, विश्व वैचित्र्य, भक्ति और वेदांत संबंधी इनकी रचनाएं हैं। तो इनकी और भी दो रचना हमको मिल गई। एक तो हमें यहाँ मिला था स्वदेशी कुंडल 52 कुंडलिया जिसमें हैं। एक हमको मिला इनका मन मंदिर और विश्व वैचित्र्य, पूर्ण जी की रचना, जो भक्ति और वेदांत संबंधी हैं। इनकी एक रचना चेतावनी भी है। इसमें सनातन धर्म के समक्ष आर्य समाज को संकीर्ण बतलाया गया है। इन उपदेशात्मक और प्रचारात्मक रचनाओं के अतिरिक्त इन्होंने अमलतास और बसंत वियोग नामक रचनाएं भी की हैं, जो अपेक्षाकृत अधिक सरस और कल्पनात्मक हैं। दोनों में प्रकृति वर्णन का प्राधान्य है। तो ध्यान देंगे, अमलतास और बसंत वियोग, ये भी इनकी रचना है। अमलतास की भाषा खड़ी बोली है, ये ध्यान देंगे। और वसंत वियोग भी है। ये इनकी प्रकृति से संबंधित रचनाएं हैं। तो हमको कितनी रचना इनकी मिल गई? 3, 2, 5, 1, 6 मिल गई। एक तो स्वदेश कुंडल, एक मन मंदिर, विश्व वैचित्र्य, चेतावनी, अमलतास और वसंत वियोग। वसंत वियोग एक लंबी कविता है। इसमें 2 भाग और 6 अध्याय हैं। ध्यान देंगे, प्रश्न बनेगा, राय देवी प्रसाद पूर्ण की लंबी कविता तो वसंत वियोग है। वसंत वियोग में 2 भाग हैं और 6 अध्याय हैं। इसमें भारत भूमि को एक उद्यान के रूप में कल्पित किया गया है। गुण की दृष्टि से इसमें सत्व की प्रधानता है। प्राचीन काल में इस उद्यान में 12 मास बसंत शोभायान रहता था। अयोध्या, मथुरा, चित्रकूट आदि क्यारियां स्वर्गीय पुष्पों से अभिमंडित थी। इसके माली सम्राट अपूर्व थे। विक्रमादित्य और पृथ्वीराज जैसे मालियों ने इसे प्रफुल्लित रखने का प्रयास किया, पर प्रमाद तथा अनैक्य के कारण यह संभव न हो सका। अंत में माली तपस्या के निमित्त मानसरोवर की ओर चले जाते हैं। फिर अंत में एक आकाशवाणी होती है कि विक्रम की 20वीं शताब्दी में पश्चिमी शासन के अंतर्गत इसकी पुनः उन्नति होगी। तो ये था बसंत वियोग के बारे में, जो 2 भाग 6 अध्याय में इनकी लंबी कविता है। प्राचीन काल का वर्णन है और भारत भूमि को एक उद्यान के रूप में कल्पित किया गया है। राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचनाओं का महत्व काव्य सौंदर्य की दृष्टि से नहीं आंका जा सकता।
पर 20वीं शताब्दी ईस्वी के प्रथम 2 दशकों में संग्रहित विषय वस्तु प्रायः वे ही हैं जो अन्य कवियों की उनकी खड़ी बोली व्याकरण सम्मत होते हुए भी व्यवस्थित नहीं है। इसमें अनेक प्रकार की बोलियों का सम्मिश्रण है जो खड़ी बोली की शक्ति संपन्नता का ही परिचायक हैं। तो राय देवी प्रसाद पूर्ण को हमने देखा, 1868 में इनका जन्म हुआ। राय देवी प्रसाद पूर्ण वीरता परक रचनाएं खड़ी बोली में और श्रृंगार परक रचनाएं देशभक्ति में लिखते थे। अधिकांश इन्होंने ब्रज भाषा में ही रचना लिखा है, खड़ी बोली में कम ही लिखा है। इनकी रचना भी हमने देखा, वसंत वियोग इनकी लंबी कविता 2 भाग 6 अध्याय में है। भारत भूमि को एक उद्यान के रूप में कल्पित किया गया है। अमलतास इनकी रचना है खड़ी बोली की। मन मंदिर है, विश्व वैचित्र है, चेतावनी है और स्वदेशी कुंडल है। तो इनके बारे में हमने इतना जाना। इसके बाद अब आते हैं हमारे नाथूराम शर्मा शंकर, इनको हम देखेंगे। तो नाथूराम शर्मा शंकर का जन्म हुआ था 1859 में। कब हुआ था? 1859 में। समस्या पूर्तियों के साथ काव्य क्षेत्र में प्रवेश इन्होंने किया। यह प्रवृत्ति रीतिकालीन ब्रजभाषा काव्य परंपरा के अनुरूप है। वे जिस संक्रांति काल में रचना कर रहे थे उसमें पुरानी और नई काव्य परंपरा दोनों के दर्शन होते हैं। उर्दू की काव्य परंपरा से वे खूब परिचित थे। उसके कारण उनके काव्य में वैदग्ध और बांकपन आ गया। नाथूराम शर्मा शंकर एक ओर समस्या पूर्ति में सिद्धहस्त थे तो दूसरी ओर नवीन सामाजिक राजनीतिक समस्याओं के प्रति पूर्णतः जागरूक। अपनी चमत्कार पूर्ण अनूठी समस्या पूर्तियों के लिए वे पदक तथा उपाधियों से सम्मानित होते थे, किंतु उनका महत्व इतिहास की प्रगतिशील धारा का साथ देने और उसे आगे बढ़ाने में है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती की लाज रखने की अपील पे उन्होंने हमारा अधःपतन, समालोचक लक्षण और पावस पंचाशिका आदि रचनाएं प्रकाशन के लिए भेजा। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती में उन्होंने मांगा था प्रकाशित होने के लिए रचनाएं, तो उन्हीं की बात का लाज रखने के लिए उन्होंने कुछ रचनाएं लिखी, जैसे हमारा अधःपतन, समालोचक लक्षण, ये नाथूराम शंकर की रचनाएं हैं, पावस पंचाशिका आदि। ये रचनाएं 1906 से 7 की सरस्वती के कुछ अंकों में प्रकाशित हुई। इन रचनाओं पर अपनी सम्मति देते हुए ग्रियर्सन ने कहा था कि खड़ी बोली में सुंदर और सरस रचनाएं हो सकती हैं। उनकी सामाजिक रचनाओं का मूल स्वर व्यंग परक है। गर्भरंडा रहस्य इसी तरह का उनका प्रबंध काव्य है। इसमें विधवाओं की हीन दशा और मंदिरों में होने वाले दुराचारों का भंडाफोड़ किया गया है। तो ये आप ध्यान देंगे, गर्भरंडा रहस्य जो नाथूराम शर्मा शंकर ने लिखा है, ये उनका प्रबंध काव्य है और इसमें विधवाओं की हीन दशा और मंदिरों में होने वाले दुराचारों का भंडाफोड़ किया गया है। व्यंग के फलस्वरूप उनकी भाषा में जो कर्कशता आई है वह उस तरह की कविताओं तक ही सीमित है। विषयन रूप भाषा में सरसता का गुण भी विद्यमान है। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने उनके संबंध में कहा है कि शंकर जी शब्दों के स्वामी, भाषा के अधीश्वर, मुहावरों के सृजनहार और साहित्य के अखाड़े के पहलवान थे। तो ये बड़ा जानदार सा कथन आपको यहाँ पे मिला है। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने नाथूराम शर्मा शंकर के बारे में कहा है, क्या कहा है कि नाथूराम शर्मा जी शंकर जी शब्दों के स्वामी थे, भाषा के अधीश्वर थे और मुहावरों के सृजनहार और साहित्य के अखाड़े के अक्खड़ पहलवान थे। किसने कहा है? नवीन ने शंकर के बारे में। तो ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान देंगे, याद कर लेंगे। इन्होंने खड़ी बोली में समयानुकूल विषयों पे कविताएं ही नहीं लिखी
बल्कि उसे नवीन काव्य शैली और छंदों की निर्दोष विधियाँ भी दी। भाषा को परिमार्जित करने के साथ ही उन्होंने उसे अभिव्यंजना की नूतन भंगिमाएं प्रदान की है। स्नेही जी के सवैये और गोपाल सिंह सरड़ के कवित्वों पर उनके टकसालीपन का प्रभाव देखा जा सकता है। शंकर की रचनाओं का एक वृहद संग्रह शंकर सर्वस्व के नाम से प्रकाशित हो चुका है। तो नाथूराम शर्मा शंकर के बारे में आपको क्या ध्यान देना है? 1859 में इनका जन्म हुआ था। समस्या पूर्ति के लिए ये जाने जाते थे और रीतिकालीन ब्रजभाषा काव्य परंपरा के अनुकूल इनकी प्रवृत्ति थी। ठीक, और इनकी रचना ध्यान देना है हमारा आधा पतन, समालोचक लक्षण, पावस पंचासी का, और ध्यान देना है गर्भरंडा रस इनकी बहुत चर्चित रचना है। इसका ये प्रबंध काव्य है और इसमें विधवाओं की हीन दशा और मंदिरों में होने वाले दुराचारों का भंडाफोड़ किया गया है। और शंकर जी के बारे में नवीन जी का एक कथन है कि शब्दों के स्वामी थे, अक्खड़ पहलवान थे। ये कथन भी आपको ध्यान देना है। ठीक, तो इतना आप नाथूराम शर्मा शंकर के बारे में ध्यान देंगे। इसके बाद आते हैं हमारे गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। इनको भी देख लिया जाए, छोटे से हैं ये भी, देख लेते हैं इनको भी। चलिए, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का जन्म हुआ था 1883 में। पूर्ण जी की भांति ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में रचनाएं करते थे। द्विवेदी युग में जितने भी कवि थे वो ब्रज और खड़ी बोली दोनों में रचना लिखते थे। तो स्नेही भी वैसे ही थे। 83 में इनका जन्म हुआ था। प्रारंभ में समस्या पूर्तियों का इन्हें भी काफी शौक था। समस्या पूर्ति मध्यकालीन काव्य की जड़ अवश्य थी, पर इसके द्वारा एक विशेष अनुशासन में भी बंधना पड़ता है। इन कवियों ने समस्या पूर्ति के अनुशासन का परिचय खड़ी बोली में भी दिया। फलतः इनका खड़ी बोली का काव्य एक प्रकार का टकसालीपन लिए हुए है। ये स्नेही और त्रिशूल दोनों उपनामों से कविता करते थे। ये ध्यान देंगे, स्नेही जी, स्नेही नाम से इनकी लिखी गई कविताएं सरस और कलात्मक सौष्ठव से संपृक्त हैं, और जो त्रिशूल नाम से लिखते थे वे समसामयिक विषयों पे लिखा करते थे। तो समसामयिक विषयों पे, देशभक्ति विषयों पे त्रिशूल नाम से, और श्रृंगारपरक विषयों पे, कलात्मक विषयों पे स्नेही नाम से लिखते थे। सन 1828 में इन्होंने सुकवि नाम की एक पत्रिका भी निकाली जो 50 तक बराबर निकलती रही। 1928 में स्टार्ट की और 1950 तक ये लगातार इनकी पत्रिका निकलती रही, सुकवि। तो सुकवि उपनाम पूछेगा तो अंबिका दत्त व्यास का, सुकवि पत्रिका पूछेगा तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का। इससे अनेक नए कवि प्रकाश में आए। प्रेम पचीसी, अब इनकी रचना देख लीजिए। प्रेम पचीसी लिखे हैं, कृषक क्रंदन जो मैंने कल ही आपसे पूछा था क्लास में, राष्ट्रीय मंत्र है, राष्ट्रीय वीणा है, त्रिशूल तरंग है, कला में त्रिशूल है, संजीवनी है और करुणा कादम्बनी, इनके काव्य संग्रह ये सब प्रकाशित हो चुके हैं। तो इनकी रचना आपको ध्यान देना है। प्रेम पचीसी, कृषक क्रंदन, राष्ट्रीय मंत्र, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, कला में त्रिशूल, संजीवनी और करुणा कादम्बनी, इनके सब काव्य संग्रह हैं। तो राष्ट्रीय वीणा तो स्नेही जी का है, लेकिन स्वर्गीय वीणा जब आपसे पूछेगा तो स्वर्गीय वीणा श्रीधर पाठक का है और राष्ट्रीय वीणा स्नेही जी का है। स्नेही जी कवि सम्मेलनों के बादशाह माने जाते हैं। कवि सम्मेलनों के कारण उनकी रुचि मध्यकालीन काव्य चमत्कार में उलझ के सीमाबद्ध हो गई। तो ये कवि सम्मेलनों के बादशाह थे और कवि सम्मेलनों के कारण ही जो इनकी रुचि थी वो मध्यकालीन काव्य चमत्कार में ही उलझ के रह गई। तो हमने देखा आज 3 लेखकों को, तीनों बहुत महत्वपूर्ण थे। प्रश्न बनते हैं यहाँ से, तो इन तीनों को उम्मीद करते हैं कि आप तैयार कर लेंगे। अगली क्लास में हम देखेंगे भगवान दीन को, रत्नाकर को और कविरत्न को।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज की ये तीसरी वीडियो मेरी थी, एक और वीडियो आपको मिलेगी, गोविंद पांडे की बुक हम पढ़ेंगे, तो चौथी वीडियो भी आपको मिलेगी। फ़िलहाल ये मेरी तीसरी वीडियो थी। आप लोगों को 2 वीडियोस मैंने डाल दिया है, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। खोजना क्या, आप वीडियो में जाएंगे, नहीं तो टेलीग्राम से जुड़े हैं तो लिंक तो उस पर मैं भेज ही देती हूँ। नहीं तो आप देखते हैं शॉर्ट का सेशन रहता है, वीडियो का रहता है, लाइव का रहता है। तो वीडियो में जाएंगे तो जो आज का वीडियो रहेगा वो दिखाएगा आपको कि कुछ घंटा पहले ये डाला गया है। जो कल का रहेगा 1 डे एगो दिखाएगा कि 1 दिन पहले का वीडियो है। जो 2 दिन पहले का रहेगा 2 डे एगो दिखाएगा। तो ये सब तो आप लोग जानते ही हैं। तो बस पढ़ने आना चाहिए, पढ़ने का शौक़ होना चाहिए, बाकी आप सब खोज सकते हैं। बहुत चीज़ें मैंने पढ़ाई भी हैं और आगे आपको पढ़ाना भी है। तो आपने इस क्लास से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।